नमस्कार, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर संख्या 5 जल। ये सीरीज हम लोग मुख्य रूप से यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज को ध्यान में रख कर के बना रहे हैं, जिसमें उनमें आने वाले प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार धीरे धीरे विषयगत परिवर्तन किए जाएंगे और जिससे आपकी बेहतर समझ बन सके। और तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर संख्या 5 जल के बारे में। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। तो इसमें पूरी तरीके से जल चक्र के विषय में समझाने का प्रयास किया गया है कि जल चक्र आखिर किसे कहते हैं। तो इसमें जैसे है कि ये सूर्य के कारण जल जो है वाष्पित होता है, जिसमें चित्र में दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पे जल वाष्पीकरण होकर के ऊपर की तरफ जाता है, संघनित होता है और बादल बनता है। बादल जो है वो अपने एक ऐसे तापमान पर आता है जब वो वाष्प जो है वो जल की बूंदों में परिवर्तित होने लगती है, जिसके कारण पवन और वाष्प में जल बूंदों परिवर्तन होने से वर्षण होता है और वर्षण होने से फिर से ये वाह यानी कि वो बहने का एक धारा है, जिसकी वजह से वो बहता है, वो नदियों के माध्यम से पुनः फिर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार से जल के वाष्पीकरण के बाद भी पुनः जल वाष्पीकृत होने के लिए उपलब्ध हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। तो ऐसा एक बेहतर ब्रॉड समझ बनाने के लिए बात की जा रही है कि हम अपने समझ को किस तरीके से विस्तार करें। लवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। तो कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अलवण जल के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो अलवण जल के प्रमुख स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने के उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। इस पैराग्राफ में एक शब्द आया था थलशाला, तो इसके बारे में बताया है। यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। एक क्रियाकलाप भी बताया है किस तरीके से हम अपनी थलशाला बना सकते हैं। तो इसमें एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दें। पत्तियों में मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। यहाँ पे एक शब्द है ह्यूमस। तो ह्यूमस का तात्पर्य है कार्बनिक पदार्थों से, जैसे जो हम लोग कंपोस्ट खाद या फिर इसका प्रयोग करते हैं उसके विषय में बात कर रहा है।
यहाँ पे एक वर्ल्ड का मैप है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को दिखाया गया है। इसके बारे में आगे बताया भी जाएगा, परंतु इस मैप को हम लोग लास्ट में देखेंगे। क्या आप जानते हैं लवणता यानी नमक की जो मात्रा होती है? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। यानी कि यदि 1000 ग्राम जल है तो उसमें 35 ग्राम जो है वो करीब नमक उपलब्ध होता है। जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? तो ये एक प्रश्न है कि जल यदि धरती पर इतना है, 2/3, 3/4 भाग है, तो कुछ देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? वहाँ पे रेगिस्तान क्यों है, अथवा वहाँ पे जल की अनुपलब्धता क्यों है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? अब ये प्रश्न है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। अब इस प्रतिशत को याद नहीं करना है, परंतु इसका एक क्रम हमें याद जरूर होना चाहिए, ताकि यदि प्रश्न क्रम के अनुसार आए, किस भाग मतलब किस प्रणाली में अधिक जल है या किस प्रणाली में कम जल है, इसको हमल कर सके। तो इसमें है महासागर 97.3%, बर्फ क्षत्रप 2.0%, भूमिगत जल 0.68%, झीलों का अलवण जल 0.009%, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009%, वायुमंडल में 0.0019%, नदियों में 0.001%। ये सामान्य रूप से एक क्रम में ही लगा हुआ है। हम लोग याद कर सकते हैं कि महासागर, बर्फ क्षत्र, भूमिगत जल, झीलों का अलवण जल या स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, वायुमंडल और नदियाँ। इस क्रम को हम याद कर सकते हैं। इसमें क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। अब इसमें एक टर्म है इजराइल। इजराइल कैसा देश है, कहाँ पे स्थित है? ये तो इजराइल के बारे में आप मैप में देखेंगे तो इजराइल आपको भूमध्य सागर के पूर्व में और लाल सागर के उत्तर पश्चिम में कहीं कहीं स्थित देश दिखाई देगा। तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे मृत सागर है। वहाँ पे है मृत सागर। जो मृत सागर है उसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। अभी सामान्य जल में आपको लवणता पता चली कि 1000 यदि नमक खारा जल हम लोग लेते हैं तो उसमें लगभग 35 ग्राम तक नमक होता है। परंतु यदि हम मृत सागर से 1000 ग्राम जल लेते हैं तो उसमें 340 ग्राम तक नमक हो सकता है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं। प्लव करने का तात्पर्य तैरने से, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। अब इस सघन विरल होने का क्या है? नमक क्या है? नमक एक जल में पाए जाने वाली अशुद्धि है। यदि जल में अशुद्धि की मात्रा बढ़ती है तो उसके अंदर सघनता बढ़ जाती है, जिसके कारण कि तैरना आसान हो जाता है, यानी वो हल्का हो जाता है कुल मिला के। साधारण क्रियाकलाप के द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखें। अब इसमें क्रियाकलाप दिखाया है कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। कि 2 लीटर जल लें। मान लें ये पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दिखाता है, जो महासागर एवं समुद्रों में पाया जाता है। यह जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। अब इसमें से 12 चम्मच जल हमने निकाल दिया। अब कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि
आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि किस तरीके से जल का वितरण पृथ्वी के ऊपर किया गया है। तो यहाँ पे उसी तरीके से दिखाया गया है कि एक पूरा जल था, उसमें 9 चम्मच जो है वो बर्फ छत्रक के रूप में है। बर्फ छत्रक यानी कि ग्लेशियर्स के रूप में है, चाहे वो अंटार्कटिका में पाए जाने वाले ग्लेशियर हों, चाहे वो आर्कटिक के महासागर में पाए जाने हों, और चाहे वो हिमालय क्षेत्रों में हो। तो ये जो ग्लेशियर में पाए जाने वाले जल हैं, इनका मात्रा बर्फ छत्रक के रूप में है, 9 चम्मच लगभग माना गया। फिर भौम जल, जो भूमिगत जल है, चाहे वो हैंड पंपों के माध्यम से निकाले जाते हैं और ट्यूबवेल्स के माध्यम से निकाले जाते हैं, वाटर पंप्स के माध्यम से निकाले जाते हैं। तो वो भौम जल है जो भूमिगत है, पृथ्वी के नीचे जो चट्टानें हैं उनमें जो खोखले भाग हैं उसमें जो जल भरा हुआ है, या फिर वो निस्सालन की प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी के अंदर रिस करके जा कर के इकट्ठा हुआ है, उस जल की बात की जा रही है। इसमें आधा चम्मच जल जो है वो लवण जल की झीलों का है। तो लवण जल की झीलों का बात, क्या लवणीय जल की झीलें भी होती हैं? हाँ, खारे जल की भी झीलें होती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि इजराइल में जो मृत सागर है उसमें लगभग 340 ग्राम तक नमक है, यानी कि वो लवणीय जल झील है। तो इसमें लवणीय जल की झीलों में आधा चम्मच, और एक बूंद जो है, मात्र एक बूंद जल जो है वो नदियों में है, जो कि प्रभावित होता रहता है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर बहुमूल्य संसाधनों को हम बर्बाद कर देते हैं? लापरवाही से जल का उपभोग करने से तात्पर्य इस बात से है कि जैसे पानी पीने के लिए हमको जितने जल की आवश्यकता थी उससे अधिक जल हमने उपयोग किया, या जल नल को चलता हुआ छोड़ दिया, अथवा अनावश्यक रूप से जहाँ पे हमको कम मात्रा जल की आवश्यक है वहाँ पे हमने अधिक जल की मात्रा का उपभोग किया। तो अगर इस बात को समझना है तो कुछ देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ पे जल के प्रबंधन को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। उसमें से एक देश जैसे जापान है। जापान में जैसे जो उनका वेस्ट वाटर होता है, सब्जियों को धोने का पानी है, हाथ धोने का पानी है, उसको वो लोग अपने टॉयलेट में यूज करते हैं। तो इस तरीके से वो जल का संरक्षण भी करते हैं और जल का अधिकतम प्रयोग करते हैं। और एसडीजी के जो लक्ष्य हैं उसमें जल के संरक्षण की भी बात की गई है। तो उसके हिसाब से वो जल को संरक्षित भी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भी कार्य करते हैं। यहाँ पे कटिंग्स दी गई हैं जो कि विभिन्न प्रकार के अखबारों की हैं, जैसे मोर देन जस्ट ए प्रॉब्लम, कॉपिंग विथ वाटर स्कैर्सिटी, वाटर सिनेरियो इन अर्बन इंडिया एंड दिल्ली। और दिल्ली भारत के कुछ जो प्रमुख शहर हैं जैसे दिल्ली, कानपुर, आगरा, बेंगलोर और मुंबई या इस जैसे शहरों में जल की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे पहली बात है कि जनता को स्वच्छ पानी तो नहीं मिलता, और जो पानी मिलता है वो कहीं न कहीं से प्रदूषित तो ही होता है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ और समस्याएं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आती हैं। और उसमें आगे हम लोग जाएंगे तो उसमें ये भी पता चलता है कि किस प्रकार से हम लोग इस तरीके से करके अपने जीडीपी के ऊपर अथवा देश के जो अर्थव्यवस्था है उस पर स्वास्थ्य संबंधित खर्चों को बढ़ा देते हैं। इसके वजह से हम लोग अपनी लाइफ में जीवन के लिए जो अन्य प्रकार के उपभोग है, अन्य खर्चे को कम करना पड़ता है, जिससे हमारे विकास को ये प्रभावित करता है। तो वाटर यू ड्रिंक, एवरी ड्रॉप काउंट्स, तो हर जल जो बूंद है वो आवश्यक है। ए ड्रॉप ऑफ लाइफ, मेनी मेजर रिवर्स इन डेंजर इन ड्राइंग आउट। रिवर्स, जो नदियों के बारे में कहा कि नदियाँ जो सूख रही हैं, नदियों का जल कम होता चला जा रहा है। गंगा एमंग 10 डाइंग रिवर्स, गंगा का जल भी कम हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो इस बात को इसमें कहा गया है। द बेस्ट वे टू टैकल वाटर स्कैर्सिटी इज टू कैच रेन वाटर वेयर इट फॉल्स। तो कहा गया है कि जो जल सुरक्षा है इसको देने के लिए, यानी कि जल की जो कमी है उसको कम करने के लिए हमको जो रेन वाटर है, यानी कि वर्षा के माध्यम से जो जल प्राप्त होता है उसको संरक्षित करना चाहिए।
जिसके लिए पहले भी विभिन्न बहुत तरीके की विधियाँ बनाई गई थी। आज भी बहुत से राज्य इस पे काम कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को चिन्हित किया जा सकता है। जैसे राजस्थान में जो छत बनाई जाती है, कुछ घर ऐसे बनाए जाते हैं, उनके घरों के सामने कुंड बनाए जाते हैं बड़े बड़े, जिसमें कि पानी उनकी छतों पर आता है और छतों पर से बारिश का जल उन कुंड में गिरता है और उसको ढक दिया जाता है। बाद में जब जल की कमी होती है या जल की आवश्यकता अधिक होती है, तो उस कुंड में जो रखे गए जल है उनका प्रयोग किया जाता है। जल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जल संरक्षण की कुछ विधियाँ सुझाइए अपने घर में, स्कूल में। तो अब इसके विषय में सोच सकते हैं कि घर में किस तरीके से जल संरक्षण करें, टैप वाटर को कैसे रोकें, बर्बाद ना करें। फल सब्जियों से संबंधित जल जो है, फल सब्जियों को धोने में जो जल प्रयोग करते हैं या फिर नहाने के लिए जो जल प्रयोग करते हैं, उस जल को किस प्रकार से ऐसे व्यवस्थित किया जाए कि उसको हम दोबारा टॉयलेट में प्रयोग कर सकें या फिर सतत उसका उपयोग कर सकें, ताकि जल को हम अधिक से अधिक संरक्षित कर सकें। स्कूल में भी से वही समस्याएं हैं। स्कूलों में भी जल को संरक्षित किया जा सकता है। और आगे हम लोग देखेंगे महासागरीय परिसंचरण। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागर की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगें, ज्वार भाटा एवं धाराएं। अब महासागर का एक चित्र बनाया गया है, जैसे ये प्रशांत महासागर का चित्र दिखा है कि किस तरीके से महासागर एक जल का विशाल स्रोत है और इसमें जल हमेशा गतिमान रहता है, न कि झील और तालों की भांति जल स्थिर रहता है। इसमें एक चीज़ और दिखा है कि जल के संरक्षण के विषय में ऊपर चर्चा की गई थी, तो जल दिवस के बारे में बताया कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग वर्ष में किसी एक दिन को डिजिग्नेट कर देते हैं कि उस दिन को हम लोग विश्व के हिसाब से एक, ताकि विश्व में उस संबंधित समस्या के प्रति चेतना लाई जा सके और विभिन्न प्रकार की नई विधियों को और उस जल संरक्षण के विषय में बताया कि 22 मार्च को, तो 22 मार्च को जल संरक्षण के विषय में जागरूकता लाई जा सके। 22 मार्च को इस मामले में और ख़ास है क्योंकि शायद 22 मार्च को ही, 22 मार्च से एक दिन पहले यानी 21 मार्च को विषुव होता है। विषुव क्या होता है? जिस दिन पूरी धरती पर मतलब उत्तर से दक्षिणी ध्रुव के मध्य, उत्तर दक्षिणी ध्रुव के मध्य जो कर्क और मकर रेखा है, कर्क मकर रेखा के बीच में पूरी धरती पर जो दिन और रात होता है उनका समय बराबर होता है। तो एक तरीके से इसको बनाया गया 22 मार्च को विश्व जल दिवस। क्या आप जानते हैं, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगें भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। अब तरंगों के विषय में इसमें चर्चा की गई है। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तो अब ये इसमें बोला है बात कि कैसे गेंद जो है वापस आ जाती है। तो यदि हम लोग एक छोटी सी बात इमेजिन करें कि यदि एक तरफ हम लोग माने कि भारत का पूर्व पश्चिमी घाट है और दूसरी तरफ माने कि लाल सागर है, और जो है मैप में लाल सागर है और अरब सागर, ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है और एशिया महाद्वीप का जो सऊदी अरब का प्रायद्वीपीय भाग है ये है। तो यदि एक तरफ से जल जो है वो लहरें उत्पन्न होती हैं, तो वो जल की लहरों को अरब सागर से सऊदी अरब के प्रायद्वीपीय भाग की तरफ लेके जाती हैं।
पुनः उनके तट से वो टकरा करके वापस अरब सागर की तरफ आती हैं। तो इस प्रकार से जो लहरों का क्रम है वो इस तरीके से बदलता रहता है, वापस टकरा के आना, फिर जाना, फिर आना, इस तरीके से। इसी वजह से ऐसा होता है कि जो गेंद है वो वापस आ जाती है कुछ देर बाद। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब इन्होंने एक मापक दे दिया कि 15 मीटर तक की ऊंचाई। ये असल में क्या है कि जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो तरंगें तो समुद्र में हमेशा उत्पन्न होती हैं, परंतु तरंगों की एक खास ऊंचाई जिसके बाद वो तरंगें विशाल, ज्वारी और भयानक हो जाती हैं, तो उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। 150 मीटर मतलब ये हुआ कि वो 15 मीटर नहीं, 15 का 10 गुना मीटर ऊंचाई तक जल की तरंगें उठी थी। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति से चलती हैं। दूसरी खास बात कि सुनामी, समुद्र की तरंगें तो हमेशा कुछ गति से चलती होंगी, लेकिन जो सुनामी की तरंगें होती हैं वो 700 किलोमीटर से अधिक गति से चलती हैं। यदि ऐसा होता है तभी उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा पॉइंट के बारे में आपको पता है? इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। जैसे यदि भारत की बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। उत्तरतम बिंदु जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है वो इंदिरा पोल के नाम से जाना जाता है। यदि पूर्वी सबसे अंतिम बिंदु की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जो कि किबुथु नामक स्थान है अरुणाचल प्रदेश में, वो है। और यदि पश्चिमी की बात किया जाए तो वो गुजरात में है, स्थान जामनगर के पास में है, कुछ नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा, उस है नाम। पश्चिमी बिंदु जो है वो सर क्रीक है। सर क्रीक, वहाँ पे दलदली भूमि है, खराई ऊँट पाए जाते हैं वहाँ पे। तो आगे हम लोग देखते हैं सुनामी, पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थीं जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उस ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्र तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गईं, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए।
यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। अब यहाँ पे एक बात बोला है कि प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी आती है। ऐसा क्या है? क्योंकि प्रशांत महासागर में एक रिंग पाई जाती है। रिंग का मतलब ये है कि वो आग का गोला टाइप का ऐसा बोला जाता है उसको। तो वो रिंग जो है उसमें वो ज्वालामुखी घटनाएं उस रेंज में होती रहती हैं। तो ऐसा क्यों है? तो जो प्रशांत की प्लेट है, प्रशांत महासागर की प्लेट है और जो दक्षिण एशियाई प्लेट है, ये दोनों आपस में जब टकराती हैं, मिली हुई हैं, तो इनमें अभिसारी संचलन होता है, जिसकी वजह से एक प्लेट दूसरे प्लेट से दिशा में जुड़ती है। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि नीचे से जो लावा है वो निकलता है और उसके ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। तो यहाँ पे ज्वालामुखी प्रक्रियाएं निरंतर होती रहती हैं और रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र बनता है, जो पूरे प्रशांत महासागर की जो एक तरीके से परिधि है उसके चारों तरफ फैला हुआ है। इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं अधिक होती हैं और ज्वालामुखी प्रक्रियाएं अधिक होने के कारण भूकंप की अधिकता होती है, बारंबारता होती है। इसीलिए हम लोग सुनते हैं कि जापान में या फिर फिलीपींस में या इंडोनेशिया में भूकंप अक्सर आते रहते हैं। और जैसे कुछ ज्वालामुखियों के नाम भी सुनते हैं कि वो उधर जैसे इंडोनेशिया में मेयान ज्वालामुखी और जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी से जो पर्वत फ्यूजियामा पर्वत है। तो इस तरीके की रचनाएं भी वहाँ पे पाई जाती हैं। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्रों से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ऐसे वीडियोस आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर या फिर बाकी प्लेटफॉर्म पर, जब कि किस तरीके से 2004 में सुनामी आई तो लोग तटों के किनारे खड़े होकर के उस सुनामी की स्थिति को देखना चाहते थे। इसकी वजह से बहुत सारी जानें चली गई। सामान्य रूप से बहुत से सैलानी जो कि जैसे तटों की तरफ जाते हैं घूमने के लिए, उनकी ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतर स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। अभिकर्षित होने का तात्पर्य यहाँ आकर्षित होने से है कि चंद्रमा का जल जो है वो पृथ्वी का जो जल है वो चंद्रमा की तरफ आकर्षित होता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं
और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। पूर्णिमा अमावस्या की स्थिति आपको पता होगा कि पूर्णिमा की स्थिति में क्या होता है। जब हमको चंद्रमा जो है पूर्ण कला के साथ अवस्था में दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं, और जिस रात को चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता है उसे अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा के नहीं दिखाई देने से तात्पर्य है कि चंद्रमा का जो भाग पृथ्वी के लिए पूर्णिमा के दिनों में अभिकर्षण का कार्य कर रहा था वो दूर हो चुका है, यानी कि उन दिनों में उच्च ज्वार नहीं आते। पूर्णिमा अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें क्या है कि सूर्य के आकर्षण बल की वजह से ज्वार जो है तेजी से उठते हैं पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में, क्योंकि सूर्य का भी आकर्षण बल चंद्रमा के आकर्षण बल के साथ जुड़ जाता है और इस समय सबसे सर्वाधिक ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे दो तीन चीज़ें कही गई। एक तो है कि उच्च ज्वार जो होते हैं नौ संचालन में सहायक होते हैं, तो वो तेज़ी से जाते हैं और जो नौ संचालन हम लोग करते हैं, नौ संचालन के जहाज़ें जाती हैं उनकी गति को बढ़ाने में सहायता करते हैं। और जब उच्च ज्वार के विपरीत यदि जाएँ तो उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और वो उनकी गति को कम कर देंगे। और दूसरी बात कही कि ये जहाज़ को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो उच्च ज्वार जो होते हैं वो आसानी से कम ऊर्जा में जहाज़ को बंदरगाह तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो उसी दिशा में गति करते हैं जिस दिशा में जहाज़ जाती है यदि। तो उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं, मछलियों को तट के नज़दीक ला देते हैं। तो और इस उच्च ज्वार की वजह से विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें टरबाइन्स लगाए जाते हैं और उच्च ज्वार के कारण टरबाइन जो होती है उसकी ब्लेड्स घूमती हैं तेज़ी से, जिसकी वजह से विद्युत उत्पन्न होती है। और ज्वारीय ऊर्जा के कारण जो हमको विद्युत की प्राप्ति होती है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होती है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौसंचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो जलधाराओं के विषय में इसमें बताया गया है। क्रियाकलाप दिया है कि एक बाल्टी को जल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक ओर
निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। ऐसी प्रक्रिया जब आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है? तो एक तरफ गर्म जल होता है, दूसरी तरफ ठंडा जल होता है। तो जो यदि आप जो जल एक वो जो लाल स्याही आपने डाला है संवहन के लिए, यानी कि जल के माध्यम से प्रवाह के लिए, तो वो जो लाल स्याही है वो ठंडे जल की तरफ न जा कर के, उससे न मिल कर के वो गर्म जल वाले क्षेत्र में ही घूम जाती है। ऐसी घटना होती है। तो जलधाराओं का कारण ये बताया गया है कि किस तरीके से गर्म और ठंडी जलधाराएं मतलब एक दिशा में बहते हुए भी एक दूसरे से अलग होके रहती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की जलधाराओं को इस चित्र में दिखाया गया है और इस मैप में दिखाया गया है। तो जैसे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 0 डिग्री के आसपास से हम देखना इसको शुरू कर सकते हैं। 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जो सूर्य का प्रकाश है वर्ष भर पड़ता रहता है, सीधा पड़ता है, और ध्रुवों पर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। तो ध्रुवों पर बर्फ जमती है, या 6 महीने दिन 6 महीने रात होता है। ध्रुवों पर मौसम ठंडा रहता है। तो अब यहाँ पे 0 डिग्री पर जो कि विषुवत वृत्त है, यहाँ पे जल सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म हो जाता है। और जल जब गर्म हो जाता है तो यहाँ पर जल के गर्म होने की वजह से जल जो है वो गर्म जल से ठंडे जल की तरफ प्रवाहित होता है। तो जब गर्म जल से ठंडे जल की तरफ प्रवाहित होता है तो किधर जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि वो उत्तर की तरफ या फिर दक्षिण की तरफ, दोनों दिशाओं में विपरीत, अपनी दिशा की विपरीत दिशाओं में जाएगा। तो इससे जो जलधारा उत्पन्न होगी वो गर्म जलधाराएँ होंगी। जैसे यहाँ पे है इक्वाडोर की विपरीत धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तरी क्षेत्र में धाराएं और फिर दक्षिणी क्षेत्र की धाराएं देखेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पे जो कि दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग से, जो कि यहाँ से जो धारा उत्पन्न होती है, तो उत्तरी विषुवतीय धारा उत्पन्न होती है जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है। ये धारा प्रशांत महासागर से होके जाती है, जिसमें कैलिफोर्निया की धारा जो कि है ये ठंडी जलधारा है। यह अमेरिका के पश्चिमी भाग के सहारे दक्षिण की तरफ बहती है। और इसके बाद अलास्का की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत अपवाह जो कि मुड़ जाता है तो उससे अलास्का की धारा का निर्माण होता है। इसके अब दक्षिण में हम लोग देखें तो विषुवत जो विपरीत धारा है उसको काउंटर करने के लिए दक्षिण से जो कि ध्रुवों की तरफ से पश्चिमी वायु अपवाह आता है, जो कि हम्बोल्ट की धारा और पाकलैंड की धारा दो भागों में बढ़ जाता है। हम्बोल्ट की धारा जो है वो विषुवतीय विपरीत धारा से काउंटर करती है, यानी कि उससे मिलती है। हम्बोल्ट की धारा जो है वो ठंडी जलधारा है। पाकलैंड की जलधारा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग से दक्षिण की तरफ से उत्तर की तरफ जाती है, जो बाद में भूमध्य रेखा की तरफ से आई ब्राज़ीलियन धारा से मिल जाती है। और ब्राज़ीलियन धारा यहाँ पर पाकलैंड जलधारा की ठंडी जलधारा के कारण पश्चिमी वायु अपवाह की गर्म जलधारा में परिवर्तित होकर के चली जाती है। फिर दक्षिणी ध्रुव से आई हुई जो ठंडी जलधारा है वो वेनेजुएला की धारा के रूप में उत्तर की तरफ, यानी कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग से उत्तर की तरफ बढ़ती है, जो कि विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है। और उत्तरी विषुवतीय जलधारा को काउंटर करने के लिए कैनरी की धारा जो कि ठंडी जलधारा है वो आती है उधर से। और उत्तरी विषुवत धारा फ्लोरिडा की खाड़ी से होते हुए गल्फ स्ट्रीम के रूप में उत्तरी अटलांटिक अपवाह के रूप में आर्कटिक महासागर की तरफ चली जाती है, जिसको काउंटर करने के लिए ध्रुव की तरफ से लेब्राडोर की जलधारा आती है। ये डेविस की खाड़ी से ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में बहती है। इसके बाद हम लोग आते हैं हिंद महासागर में। हिंद महासागर में विषुवतीय वृत्त के जो पास में विषुवतीय विपरीत
धारा बहती है वो दक्षिण की तरफ मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से पास करके ओगलहास के धारा के रूप में दक्षिण की तरफ बहती है, जो पश्चिमी वायु उपवाह के रूप में गर्म जलधारा के रूप में हिंद महासागर के दक्षिणी भाग से प्रवाहित होती है। इसमें क्या होता है कि ध्रुवों की तरफ से आने वाली जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है उसकी दक्षिण से आती है, उससे तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी छोर से पास करती है, तो उसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कहा जाता है, जो कि दक्षिणी विषुवतीय धारा को काउंटर करती है। काउंटर करने का मतलब है कि वो एक दूसरे को टकराती है उससे। भारत की तरफ मानसूनी पवनों को विशेष रूप से दिखाया जाता है, और यहाँ पे क्यूरोसियो और ओयोसियो की धारा है, जो कि क्यूरोसियो की जो धारा है वो भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ बहती है, और ओयोसियो की जो धारा है वो ध्रुवों की तरफ से रूस का जो ये वाला हिस्सा है कमचटका प्रायद्वीप है उसके पूर्वी भाग से होकर दक्षिण की तरफ आती है, जिसे क्यूरोसियो से ओयोसियो की जलधारा काउंटर करती है। इस तरीके से ये सभी जलधाराएं हैं, इनको हम लोग याद कर सकते हैं, इनका एक श्रेणी बना करके कि ये गर्म जलधाराएं हैं और ये ठंडी जलधाराएं हैं। सामान्य रूप से जो गर्म जलधाराएं होंगी वो भूमध्य रेखा के नज़दीक होंगी या भूमध्य रेखा की तरफ से जाएंगी, और जो ठंडी जलधाराएं हैं वो हमेशा ध्रुवों की दिशा की तरफ से आएंगी। अब हम लोग एक मैप पीछे छोड़ दिए थे, उस मैप को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उस मैप में कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे इस मैप में कई चीज़ें जैसे है कि एक तो पहले हम लोग ध्यान से देखें तो महाद्वीपों का नाम दिया गया है, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इस महाद्वीपों के बाद महासागरों के नाम भी दिए, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, और ये प्रशांत महासागर का ये कौन सा भाग होगा, पूर्वी भाग है, और ये पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग है और ये प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है। तो अब इनके अंतर्गत सागरों का विवरण दिया गया है, जैसे कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। तो अब इनको हम लोग याद कर सकते हैं एक तरफ से कि भूमध्य सागर के बाद काला सागर है, फिर उसके बाद कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर जो है उसे सागर न मान के झील माना जाता है। हम लोगों ने इसमें एक विवरण पढ़ा था कि मृत सागर जो कि इजराइल में है, वो मृत सागर इजराइल के यहाँ पे स्थित है। और इसमें विश्व की प्रमुख नदियों के विषय में बताया गया है, जैसे डार्लिंग नदी है, वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से बहती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी भारत की दो प्रमुख नदियां हैं। गंगा नदी भारत में पूर्ण रूप से प्रभावित होने वाली नदी है, ऐसा नहीं है। गंगा का कुछ भाग जो है वो बांग्लादेश से पास होकर के भी जाता है। वांगहो नदी जो कि चीन में बहती है। डैनूब नदी जो कि यूरोप की एक प्रमुख नदी है। नाइजर जो कि अफ्रीका की प्रमुख नदी। कांगो नदी एक अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है, जो कि जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। इसमें चित्र में दिखा भी है इस तरीके से। यहाँ पे है विक्टोरिया झील, दक्षिण अफ्रीका में है, जो ऑरेंज रिवर जो कि दक्षिण अफ्रीका में बहती है। विक्टोरिया झील दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो हाँ, यहाँ पे एक क्रम और पूछ सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ यदि पूछा जाए महासागर का क्रम, तो काला सागर, फिर भूमध्य सागर, फिर लाल सागर आता है। यहाँ पे झीलें दी गई हैं, बहुत सी महत्वपूर्ण झीलें, जैसे ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लेव झील है, विनिपेग, सुपीरियर, ह्यूरॉन। तो इनको आप याद कर सकते हैं। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव झील जो कि कनाडा में है, विनिपेग, सुपीरियर, ह्यूरॉन। इसके अलावा यहाँ पे दो और प्रमुख झीलें हैं, ओंटारियो और मिचिगन।
इन सब को मिला के हम लोग होप्स के रूप में याद करते हैं। जैसे होप्स पढ़ के हम लोग इसको याद कर लेते हैं। आगे की कक्षाओं में आपको इसके बारे में मिलेगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं इसको होप्स। होप्स में क्या होता है, जैसे एक हो गया ये सुपीरियर, होप्स नहीं, होम्स, सॉरी, यम नॉट एफ, होम्स। तो ये हो गया सुपीरियर, ये मिचिगन, ये ह्यूरॉन, ये ओंटारियो और ये एरी। इस तरीके से हम लोग करके इनको याद कर लेते हैं। ये 5 झीलें इस तरीके से दी गई हैं। और भी यहाँ पे कैरेबियन सागर को दिखाया गया है। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत दिखाई गई है। मिसिसिपी नदी जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत दिखाई गई है। साल्ट लेक सिटी जो कि उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में नहीं बल्कि दक्षिणी अमेरिका देश जो है उसमें स्थित है। बंगाल की खाड़ी दिखाई गई है। दक्षिणी चीन सागर को दिखाया गया है। इनसे लगने वाले देशों को आप पता कर सकते हैं कि कौन से देश इनसे लगते हैं, या कैस्पियन सागर के किनारे कौन से देश हैं, काला सागर किनारे कौन से देश हैं, भूमध्य सागर किनारे कौन से देश हैं इत्यादि। या कैरेबियन सागर के जो ये कैरेबियन सागर है, ये इसकी जो समुद्री सीमा है वो किन किन देशों से लगती है। तो यहाँ पे लेसर एंटिलिस, ग्रेटर एंटिलिस मैप में आप देखेंगे तो पाएंगे ये सब छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पे। तो इन सब के विषय में इसमें दिखाया गया है। सामान्य रूप से इसको दिखाने का तात्पर्य था कि समुद्रों से परिचय हो, झीलों से परिचय हो और नदियों से अच्छा परिचय हो जाए। तो हम लोग इसके प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं। तो वर्षण, पहला प्रश्न इसका है कि वर्षण क्या है। तो वर्षण क्या है? तो वर्षण क्या है? वर्षण जल के, वर्षण क्या है? जैसे कि सूरज है, सूरज के माध्यम से क्या हुआ, नीचे जल था, जल का वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होने के बाद जल जाकर के बादलों के रूप में संघनित हो गया, और बादल जो संघनित हो गया अपने वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर आकर के, जब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिल गया, यानी कि जल जो वाष्प और धूल कणों के मिश्रण के रूप में बादल में संग्रहित हुआ था, वो वर्षा की बूंद के रूप में पृथ्वी के ऊपर गिरने लगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग वर्षण कहते हैं। जल चक्र क्या है? अब जो पिछला जो वर्षण की प्रक्रिया हम लोगों ने समझा, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत जब जल जो पृथ्वी के ऊपर पुनः वापस आ गया, तो भूमिगत जल या फिर नदियों के द्वारा प्रभावित होने वाले जल या समुद्र में जो जल की प्राप्ति हुई, उस रूप में विभिन्न प्रकार से वितरित हो गया। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग जल चक्र कहते हैं। इसके बाद वो पुनः वाष्पीकृत होकर के फिर से बादल बनेगा और वर्षा होगी। इस तरीके से ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से? अब तो लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे के भूस्खलन, और इसके साथ में वायु की गति और तापमान, दाब इत्यादि कारक महत्वपूर्ण है। यदि वायु की गति अधिक है या फिर ज्वालामुखी उद्गार या फिर भूकंप हो आ जाता है, तो महासागरीय जल अधिक विस्थापित होता है, तो जिसके कारण अधिक ऊंचाई वाली लहरें उत्पन्न होती हैं। ये कभी कभी सुनामी के रूप में भी सामने आती हैं। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक तापमान और ज्वार भाटा के अनुसार यदि देखा जाए तो चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, जो कि पूर्णिमा और अमावस्या को होने की वजह से उच्च ज्वार
और उच्च भाटा आते हैं इससे। ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं? तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो ये कैसे उत्पन्न होते हैं? तो ये चंद्रमा और सूर्य की जो स्थिति है वो पृथ्वी के सापेक्ष जैसे होती है उसके अनुसार उत्पन्न होते हैं। जैसे कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य जो है वो पृथ्वी के एक तरीके से एक दिशा में होते हैं, जिसकी वजह से कि चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है और जिससे पृथ्वी पर उच्च ज्वार आते हैं। या फिर सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण जब चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर स्थित होता है तो उस समय निम्न ज्वार आते हैं, लघु ज्वार आते हैं, जिसके कारण कि चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण बल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और पृथ्वी के ऊपर जो समुद्री जल है उसके ऊपर उस जल को कम अभिकर्षित कर पाता है या आकर्षित कर पाता है। महासागरीय धाराएं क्या हैं? तो महासागरीय धाराएं क्या है? महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। ये गर्म और ठंडी दोनों हो सकती हैं। यदि हम लोग गर्म जल धाराओं की बात करें तो गर्म जल धाराओं के अंतर्गत उत्तरी विषुवत धारा, इक्वाडोर की विपरीत धारा, या फिर क्यूओशियो की धारा, या उत्तरी अटलांटिक अफवाह, गल्फ धारा, अलास्का की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा इत्यादि प्रमुख गर्म जल धाराएं हैं। ठंडी जल धाराओं के अंतर्गत यदि बात करें तो हमबोल्ट कैलिफोर्निया की जल धारा, लेब्राडोर की जल धारा, कैनेडी की जल धारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जल धारा, वेनेजुएला की जल धारा, ओयोशियो की जल धारा प्रमुख ठंडी जल धाराएं हैं। समुद्री जल नमकीन होता है तो उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। 1000 ग्राम समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम तक नमक होता है। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। हाँ, जल की गुणवत्ता का ह्रास क्यों हो रहा है कि जल का जो कि जल का प्रयोग है वो अनावश्यक तरीके से और अनुपयोगी तरीके से किया जा रहा है। जैसे कि अधिक से अधिक जल का प्रयोग, अधिक से अधिक भूमिगत जल का निष्कर्षण करना और वर्षा के रूप में जल का पृथ्वी के सतह के अंदर न जा कर के नदियों के माध्यम से समुद्र में चले जाना, जिससे अधिक से अधिक खारे जल की मात्रा का वृद्धि हो जाती है और भूमिगत जल का स्तर कम हो जाता है। और मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण भी इसके प्रमुख कारण हैं। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है महासागरीय धाराएं या ज्वार भाटा या फिर जल चक्र, जिसे हम लोग कहते हैं जल चक्र। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होगी? जहाँ पे गर्मी अधिक होगी। गर्मी कहाँ होगी? जहाँ सूर्य का प्रकाश वर्ष भर पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश वर्ष भर भूमध्य रेखा के निकट पड़ता है, इसलिए यहाँ पे गर्म महासागरीय जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो ज्वार भाटा कहलाता है। कैस्पियन सागर, अब इसमें कुछ चीज़ें दिखाई गई, जैसे कैस्पियन सागर जिसे कहते हैं विशालतम झील है ये। ज्वार भाटा क्या है? जल में आवधिक उतार व चढ़ाव है। सुनामी क्या है? तो सुनामी जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जलधाराएं हैं या तीव्र भूकंपी तरंगे हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि तीव्र भूकंपी तरंगे हैं, जिसके कारण जल जो है अपने सामान्य ऊंचाई से, तरंगे जो होती हैं अपनी सामान्य ऊंचाई से अधिक ऊंचाई, जो कि 15 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उठती हैं और गिरती हैं, जिसके कारण कि समुद्र तल के ऊपर जो कि जल का प्रवाह है वो बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, होती हैं, उससे जान माल की हानि होती है। महासागरीय धाराएं क्या हैं?
तो निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जो जलधाराएं हैं महासागरीय जलधाराएं कहलाती हैं। यहाँ पे नदियों के नाम ढूंढने कहा गया ताकि आप नदियों को याद कर सकें। जैसे यहाँ पे एक नदी का नाम दिया है, यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे इसमें नदी का नाम जो तीस्ता है, इस तरीके से। तो इसके लिए बताया गया द स्नेक another name for the river ब्रह्मपुत्र। तो और इसके अंतर्गत कहा गया कि ये कौन सी इसमें नदी है, तो इसमें है आपके पास पद्मा। यहाँ से आप मिला सकते हैं इसको, पद्मा की नदी है ये है। इसमें आपको पता है नेम आप है जोसेफ फ्रूट, हिंट है इसका नाम, हिंट दिया है इसके लिए, इसका नाम इस तरीके से है। उसके बाद अगला देखते हैं डी। तो भवानी जर्मिनेटेड, इसमें क्या, लुक फॉर हर इन वेस्ट अफ्रीका। ये वेस्ट अफ्रीका में ये नदी है। तो कौन सी नदी होगी, तो ये नदी है नाइजर। यहाँ से ये रही, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे ये नदी जो है नाइजर है। इसमें आई एम जोनल चैम्पियन डिक्लेयर्ड, किसमें हिंट है कि द रिवर दैट हैज़ बिगेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड। तो इसमें कौन सी नदी हो जाएगी, अमेजन हो जाएगी, जिसका बेसिन सबसे बड़ा है पूरी दुनिया में। भारत में सबसे बड़े बेसिन वाली नदी कौन सी है, तो यदि आप इसके बारे में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर भारत में या पूरे भारत में गंगा है तथा दक्षिण भारत में गोदावरी है। The tiffin box rolled down and all the food fails, the teapot hills। इसमें कह रहा है the rise in India and journey to the पाकिस्तान। तो इसमें कौन सी नदी ऐसी होगी, तो इसमें क्या है, इसमें है इंडस। ये रही आपकी इंडस रिवर। अगला है हर डेल्टा इन इजिप्ट इज फेमस। तो ऐसी कौन सी नदी है, तो इस नदी का नाम है नाइल, यानी कि नाइल, जो कि जिसका डेल्टा कहाँ बनता है, मिस्र में बनता है। और मिस्र के लिए वरदान नदी कही गई है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी नदी किनारे विकसित हुई थी। और जो ये डेल्टा बनाती है वो भूमध्य सागर से लग के डेल्टा इसका निर्माण होता है। अगला है लंदन इज सिचुएटेड ऑन हर एस्चुरी। एस्चुरी मतलब उसके सहायक नदी, उसके कुछ, तो ऐसा है। तो इसमें कौन सी नदी हो सकती है, तो इसमें है थेम्स। ये लंदन जो शहर है वो थेम्स नदी के तट पर स्थित है। इन दिस नेबरहुड, इसमें का कलर है, ऐसी नदी जो है इसमें कलर है। तो अब कौन सी नदी है, तो इसमें है येलो रिवर, जो कि कहाँ बहती है, चीन में बहती है। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स, इस तरीके से दिया, रैम विथ बोंगो। तो बोंगो के जैसा ही बोलने वाला शब्द है कौन, कोंगो। बोंगो के जैसा ही बोलने वाला शब्द क्या है, कोंगो। इस तरीके से यहाँ पे, तो इस तरीके से हम लोग इसमें सब क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और इसके साथ ही चैप्टर समाप्त हुआ। आशा करते हैं आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा।